पैरेलल लाइंस एंड एंगल्स, या फिर समांतर रेखाएं और उनसे बने हुए कोण। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर 9 स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे पैरेलल लाइंस कहते किसको हैं, यानी कि वो कौन सी लाइंस है जिनको पैरेलल या समांतर रेखाएं कहा जाता है। तो बच्चों वो रेखाएं जिनको कितना भी आगे बढ़ा लिया जाए जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि कभी भी आगे जा कर के वो प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि उनके बीच की जो दूरी है वो हर एक जगह पर सेम रहती है। ठीक है, मान लीजिए ये दो लाइंस हैं, इनके बीच की दूरी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 5, और हर एक जगह पर उनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ऐसी लाइंस को कितना भी आगे बढ़ा लिया जाए वो कभी भी नहीं मिलती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इस प्रकार की रेखाओं को कहा जाता है समांतर रेखाएं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 लाइंस हैं और इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर है 2 D, और यहाँ पर भी D है। ठीक है, तो इसको आगे यदि हम बढ़ाएं तो आगे भी इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस D ही होगी, क्योंकि 2 प्लेसेस पर D है। तो ये वाली लाइंस भी समांतर या पैरेलल लाइंस के अंदर आती हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी 2 लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस भी यहाँ D है, यहाँ भी D है, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर एक पॉइंट पर सेम है। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस भी समांतर या फिर पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। बच्चों कुछ लाइन ऐसी होती हैं जिनको कि यदि आगे बढ़ा दिया जाए तो वो मिल जाती हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं। तो ऐसी लाइंस को कहा जाता है असमांतर रेखाएं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 लाइंस हैं। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस जो यहाँ पर है वही डिस्टेंस यदि हम यहाँ पर मेज़र करें तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो पहले वाली डिस्टेंस से ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि लाइंस के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है लाइंस को बढ़ाने पर। राइट हैंड की तरफ यदि हम लाइंस को बढ़ाएंगे तो उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। सेम ऐसे यहाँ पर मेज़र करेंगे तो गैप और ज़्यादा आएगा, लाइंस को और आगे बढ़ाएंगे तो गैप और ज़्यादा आएगा, और अगर लाइंस को लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ाएंगे तो दोनों लाइंस मिल जाती हैं, यानी कि प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये लाइंस जो हैं समांतर रेखाएं नहीं हैं। सिमिलरली ये दोनों लाइंस समांतर रेखाएं हैं नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप यहाँ पर है और यहाँ पर है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। ये वाला गैप ज़्यादा है जबकि ये वाला गैप कम है। तो लाइंस को अगर आगे और बढ़ा दिया जाए तो दोनों लाइंस प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये वाला जो पेयर है वो भी समांतर रेखाओं का पेयर नहीं है। बच्चों अगर 2 लाइन समांतर हैं, यानी कि 2 रेखाएं समांतर हैं और कोई एक ऐसी रेखा है जो कि इन दोनों में से किसी एक के समांतर है, तो सीधी सी बात है कि ये वाली जो लाइन होगी ये दूसरी लाइन के भी समांतर होगी। मान लीजिए इस लाइन को हमने नाम दिया A, इस लाइन को हमने B और इसको हमने C बोला। तो जो A है वो B के पैरेलल है, और अगर A के पैरेलल C है तो C जो है वो B के भी पैरेलल होगी। ठीक है, क्योंकि A और B आपस में पैरेलल हैं और A के पैरेलल है C, तो B के पैरेलल भी होगी C। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद को। यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे इस तरह से तो उसके इंटरसेक्शन से जो एंगल्स बनेंगे उन एंगल्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि जो एंगल्स बनते हैं समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा के काटने पर उन एंगल्स में आपस में संबंध होता है। तो अब हम उन्हीं एंगल्स के संबंध को समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हम समझेंगे संगत कोणों के बारे में। संगत कोण कौन से कोण होते हैं बच्चों? यहाँ पर 2 लाइन्स हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, तो समांतर रेखा के ऊपर की तरफ और यहाँ पर भी समांतर रेखा के ऊपर की तरफ, और दोनों ही राइट हैंड साइड में यानी कि सीधे हाथ में है। तो ये जो दोनों एंगल हैं यानी कि 2 और 6, तो एंगल 2 जो है वो बराबर होगा एंगल 6 के, और इसका कारण होगा संगत कोण, क्योंकि इन दोनों की जो प्लेसिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ही समांतर रेखा के ऊपर हैं और दोनों ही सीधे हाथ की तरफ है, राइट हैंड की तरफ है। तो ऐसे कोणों को कहते हैं संगत कोण। तो इसी कैटेगरी में आते हैं एंगल 4 और 8, दोनों ही समांतर रेखा के नीचे हैं और दोनों ही राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ में हैं। तो जो 4 है वो 8 के पैरेलल संगत कोण होगा, तो बराबर होगा। ऐसे ही जो 2 है वो 6 का संगत कोण है, तो 2 और 6 बराबर होंगे। ऐसे ही 1 और 5 बराबर होंगे, कारण होगा संगत कोण। और ऐसे ही 3 और 7 भी बराबर होंगे। तो अगर आपको एंगल 2 का मान पता हुआ है तो एंगल 6 का मान जो है वो भी एंगल 2 के बराबर होगा क्या, और कारण होगा संगत कोण। तो अगर एंगल 2 है 30 डिग्री और पूछा जाए एंगल 6 की वैल्यू बताए, तो आप लिखेंगे एंगल 6 भी 30 डिग्री होगा, और ब्रैकेट में आप ऐसे करके रीजन लिखेंगे संगत कोण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है शीर्षाभिमुख कोण। बच्चों शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होता है? तो वो कोण जब 2 लाइन इस तरह से कट करें,
यानी कि क्रॉस बनाएं या कैंची कह सकते हैं, तो ऐसा करने पर जो आमने सामने के कोण होते हैं उन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये संस्कृत का वर्ड है बच्चों, शीर्षाभिमुख, यानी कि जो बिल्कुल सिरे के सामने की तरफ हो, तो इसके सामने ये वाला कोण है, तो ये दोनों कोण आपस में हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे ही ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। यदि हम इसको 1 बोलें इसको 2, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, और इसको यदि हम 3 और इसको 4 बोलें तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। अब यहाँ पर इस वाले डायग्राम में जहाँ 2 पैरेलल लाइन्स हैं और एक लाइन उनको कट कर रही है, वहाँ पर एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 3 के, और कारण होगा शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर हमें एंगल 2 की वैल्यू पता है तो एंगल 3 भी किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर। सिमिलरली एंगल 1 के बराबर होगा एंगल 4, कारण शीर्षाभिमुख कोण। और बताएंगे बाकी के शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं, एक है 6 और 7, तो एंगल 6 जो है वो इक्वल होगा एंगल 7 के, और ऐसे ही एंगल 5 जो है वो इक्वल होगा एंगल 8 के। तो ये हुए शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि 2 इक्वल हुआ 3 के, 1 जो है वो बराबर हुआ 4 के, 6 हुआ बराबर 7 के, और 5 हुआ बराबर 8 के। तो ये हुए शीर्षाभिमुख कोण। बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सिर्फ इनके नाम हैं। ठीक है, ये हमने सिर्फ एंगल्स के नाम दिए हुए हैं जिससे हम इनको पहचान सकें। वैल्यू इनकी क्वेश्चन में आपको दी जाएगी। ठीक है, वैल्यू कुछ और होगी, ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ इनके नाम हैं। तो हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल 3 के, यानी कि एंगल 2 की जो वैल्यू है वो एंगल 3 की वैल्यू के बराबर होगी। थर्ड नंबर पर आता है एकांतर कोण। तो बच्चों एकांतर कोण होते हैं जो कि लाइंस के बीच में, यानी कि यहाँ अंदर की तरफ बनते हैं, उन्हें कहते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण होंगे एंगल 3 जो है वो बराबर होगा एंगल 6 के। ठीक है, क्योंकि देखिए ये डिफरेंस पर है, एक लेफ्ट में है एक राइट में है। ठीक है, और एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की साइड में है, तो इन्हें कहते हैं एकांतर कोण। ऐसे ही जो एंगल 4 है वो बराबर होगा एंगल 5 के। तो 3 बराबर 6 के, 4 बराबर 5 के। एकांतर कोण में जो आउटर एंगल्स हैं इनका कोई रोल नहीं होता, सिर्फ जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उन्हीं को देखा जाता है एकांतर कोण में, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है अंतः कोण। बच्चों अंतः कोण होते हैं जो कि समांतर रेखा के अंदर की तरफ ही बने हुए होते हैं, यानी कि जो एकांतर है वो भी समांतर रेखा के अंदर की तरफ ही होते हैं, और जो अंतः कोण होते हैं वो भी समांतर रेखा के अंदर ही बने होते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अंतः कोण में एक ही साइड के एंगल्स को देखा जाता है और उनका जोड़ देखा जाता है, एडिशन देखा जाता है, और उनका एडिशन होता है 180 डिग्री। यानी कि अगर हम अंदर बने हुए कोणों को जोड़ेंगे तो उसको जोड़कर हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। ऐसे ही यदि हम 3 और 5 को जोड़ेंगे तो उसको जोड़ने पर हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। तो 4 + 6 होगा 180 डिग्री के बराबर। ऐसे ही 3 + 5 जो है वो होगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, क्योंकि अब तक हमने एकांतर कोण समझे, संगत कोण समझे, शीर्षाभिमुख कोण समझे, तो वो होते हैं आपस में बराबर। लेकिन जो अंतः कोण होते हैं वो होते हैं उनका योगफल, उनका एडिशन होता है 180 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट आता है रेखीय युग्म। तो बच्चों जो एक सीधी रेखा होती है, चाहे वो रेखा हम ऐसे बनाएं, लेकिन लाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, तो उस लाइन पर बने हुए जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब 180 डिग्री का जो कोण है वो एक लाइन पर बना हुआ होता है, यानी कि सीधी रेखा जो होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। अब लाइन अगर 180 डिग्री का कोण बनाती है और उस लाइन को हमने 2 पार्ट्स में, यानी कि 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 180 डिग्री आएगा, और इसका कारण हम लिखेंगे सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और अगर उस लाइन को हमने सिर्फ 2 ही पार्ट्स में बांटा है तो 2 को हम जोड़ा भी कहते हैं, पेयर कहते हैं, या युग्म भी कह सकते हैं। युग्म मीन्स जोड़ा ही होता है, तो हम इसको लिखते हैं रेखीय युग्म, यानी कि एक रेखा पर बने हुए कोण। तो इस वाले जहाँ पर हमें समांतर रेखाओं को तिरक रेखा काटती दिख रही है, वहाँ पर जो 8 एंगल्स ड्रॉ हुए हैं उसमें रेखीय युग्म कहाँ कहाँ पर होगा, तो 1 + 2, एंगल 1 + एंगल 2। बच्चों एंगल को हम शो करते हैं इस तरीके से, तो एंगल 1 + एंगल 2 जो है वो होगा 180 डिग्री के बराबर, और इसका कारण होगा रेखीय युग्म। सिमिलरली 3 और 4 को ऐड करेंगे तो भी 180 आएगा, और कारण होगा रेखीय युग्म। ऐसे ही 2 और 4 और 3 और 4, 1 और 3, 2 और 1। ठीक है, इसी तरीके से 5 और 6 को ऐड करेंगे, एंगल 5 और एंगल 6 को ऐड करेंगे तो उसको जोड़ने पर भी 180 डिग्री आएगा, कारण होगा रेखीय युग्म।
6 और 8 को ऐड करेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा, कारण होगा रेखीय युग्म। ऐसे ही 7 8 को ऐड करने पर और 5 और 7 को ऐड करने पर भी 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो ये हुआ रेखीय युग्म। कई बार क्वेश्चन दिया जाता है, मान लीजिए 2 हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, 2 दिया हुआ है 70 डिग्री और हमसे पूछा है एंगल 4 बताइए, तो कैसे बताएंगे? एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो है वो बराबर होगा 180 डिग्री के। अब 2 जो है वो 70 डिग्री के बराबर है, तो एंगल 4 कितना होगा? एंगल 4 होगा 110 डिग्री के बराबर। ठीक है, कैसे करेंगे? 180 में से 70 को कर देंगे माइनस। ठीक है, क्योंकि 2 और 4 यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, तो 2 अगर 70 है तो 4 होगा 110 डिग्री। ठीक है, और 2 70 है तो 3 भी कितना होगा? 3 भी 70 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 शीर्षाभिमुख कोण है। 2 के बराबर ही 6 होगा तो 6 भी 70 हो जाएगा, और 4 क्योंकि 110 आया तो 8 भी 110 हो जाएगा। 8 110 होगा तो 5 भी 110 होगा, शीर्षाभिमुख कोण। 6 जो है 70 है तो 7 भी 70 डिग्री का हो जाएगा, क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। और अगर 7 70 है तो वो 3, और 5 अगर 110 है तो 1 भी 110 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से केवल एक एंगल की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट ऑल द रेस्ट ऑफ द एंगल्स। तो बच्चों ये हुआ पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, उनके थ्रू बने हुए कोण क्या होते हैं, और उन कोणों में आपस में क्या संबंध होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अगर ये समझ नहीं आता है तो आपको ज्योमेट्री में आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए बच्चों वीडियो को अच्छे से देख करके अच्छे से समझ लीजिए, ताकि क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए।